नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 में। तो दोस्तों, जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल कोर्स कराया जा रहा है जिसमें जीके जीएस और साइंस को कवर कराया जाएगा। जिन बच्चों के भी एग्जाम नहीं हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे अपडेटेड सभी वीडियोस को देखें, जिससे उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस और जीके जीएस कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को जो कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। आज हम करने वाले हैं अपनी पहली क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस को कवर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू जीके जीएस और साइंस के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिन दोस्तों के पेपर नहीं हुए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। जिन बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताइए अपने आंसर्स को, जिससे उनका रिवीजन भी होता जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता का केंद्र मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ पौराणिक सरस्वती नदी के क्षेत्र में माना जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में बार बार किया गया है, जो इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को क्या दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए, 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन साथियों ने ऑप्शन बी उत्तर बताया है बिल्कुल करेक्ट है उनका, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां से किया था? राजगिरा स्थित पाटलिपुत्र, वर्तमान में क्या है पटना, को स्थानांतरित किया गया था। यह परिवर्तन उदयन के शासनकाल में हुआ था। किसके? उदयन के शासनकाल में हुआ था, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी केंद्रीय भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर शहर में। तो कब किया गया था? 1923 में। नागपुर और जबलपुर में हुआ था। मुख्य रूप से कहां हुआ था झंडा सत्याग्रह? नागपुर में और जबलपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार को स्थापित करना। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना के पास पाए गए के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। किसे किया गया था? नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नालंदा महाविहार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार में पटना के पास स्थित है। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जो इसके ऐतिहासिक महत्व और बौद्धिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार जो अलाई दरवाजे का निर्माण वो 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह शानदार प्रवेश द्वार इस्लामी वास्तुकला की बेहतरीन तकनीकों और सजावटी मेहराबों का एक उत्कृष्ट क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? किसने अस्वीकार कर दी थी? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया था? किस काल अवधि में बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1878 से 1888 के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पहले क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस, अब क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT का निर्माण कार्य 1878 में शुरू हुआ था और 1888 में पूरा हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे वास्तुकार FW स्टीवंस ने डिजाइन किया था। किसने किया था? FW स्टीवंस ने। याद रखना इसको, FW स्टीवंस ने डिजाइन किया था और यह विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल वास्तुकला का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? बताइए। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी ने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। किन्होंने लिया था? सुचेता कृपलानी ने। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए? कौन जाने गए? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। किस स्तंभ शिलालेख में? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो किस स्तंभ में है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का क्या है? वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में की थी। किसने की थी? हरिशेन ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम चुनना है। गलत अनुक्रम चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अकबर, शाहजहां, जहांगीर गलत अनुक्रम है, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर आया था और फिर जहांगीर के बाद शाहजहां ने शासन किया था। इसलिए ऑप्शन डी गलत अनुक्रम हो जाएगा। पहला ऑप्शन बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर ने शासन किया। दूसरा ऑप्शन में है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये बिल्कुल ठीक है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये भी अनुक्रम क्या है? सही है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो गलत अनुक्रम, इसलिए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय का ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो इस सुधार में राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 में। 1850 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 में। कोलकाता की करेंसी बिल्डिंग का निर्माण 1833 में हुआ था, लेकिन विकल्प में दिया है 1850। कब हुआ था निर्माण? निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1833। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। 1833 विकल्प में है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1833। अगला प्रश्न है, इस विकल्प का ठीक है। अगला प्रश्न है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त क्रांति मैदान। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान पर आरंभ किया गया था। कहां पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान। कहां पर है? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। इस मैदान को अब क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, जहां पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जयसिंह महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, पल्लव राजवंश ने। पल्लव राजवंश ने करवाया था। पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? 1734 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1734 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर या गदर पार्टी का गठन वर्ष। गदर पार्टी का गठन वर्ष कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना बताइए। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 में कब हुई थी? 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना।
कब मानी जाती है? 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसी भारतीय क्रांतियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सीएसपी की स्थापना की गई थी 1934 में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी जैसे नेताओं ने की थी किसकी स्थापना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह के रूप में उभरी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड बेबल। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे। उन्होंने सेना को राहत कार्य में लगाने और ग्रामीण बंगालियों तक भोजन सामग्री पहुंचाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? झांसी की रानी का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर में स्थित है झांसी की रानी का समाधि स्थल। कमेंट बॉक्स में बताइए झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था उनके बचपन का नाम? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? समाधि स्थल उनका कहां पे? मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में स्थित है। उनकी मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था। तो ये किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। षड्यंत्र में प्रमुख रूप से कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह शामिल थे, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? उत्तर क्या हो जाएगा? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। यह कैलेंडर मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा शाकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ईसा पूर्व 57 में। अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर की पत्नी थी मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था। विश्व की रोशनी, नूरजहां मतलब विश्व की रोशनी की उपाधि मिली थी किसको? मेहरुनिसा को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्त दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन थे पहले जनरल? राइट आंसर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा, जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया था? किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने हमें सीआर सूत्र दिया था। किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी ने। कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमें कब दिया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कब दिया था, किस वर्ष दिया था सीआर सूत्र। यह फॉर्मूला था जो सीआर फॉर्मूला था जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच गतिरोध को हल करने और भारत के विभाजन पर सहमति बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कुतुब परिसर का भाग कौन सा स्मारक नहीं है? तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कुतुब परिसर का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, जबकि कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के कुतुब परिसर के भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही थे? बताइए। कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। 1931 में कौन सा कथन सही हो जाएगा? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? 1931 में। तो कांग्रेस का कराची सत्र 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस सत्र में कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की और मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव
पारित किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी युग, चौथ और सरदेशमुखी मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। मराठा साम्राज्य की दो प्रमुख कराधान प्रणालियां थी, चौथ और सरदेशमुखी, जिनकी शुरुआत शिवाजी ने की थी, और चौथ आसपास के क्षेत्रों से लिया जाने वाला कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा था, जबकि सरदेशमुखी 1/10 अतिरिक्त शुल्क था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था चौसा का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें विजयी कौन हुआ था बताइए? तो इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, जिसने उसकी शक्ति को बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में। कहां पर हुई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली के। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे। कौन थे? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे। कब हुआ था? 1790 से 1792 के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ क्या समाप्त हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्री परिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे, और यह परिषद शिवाजी को प्रशासन के विभिन्न मामलों में सलाह के लिए थी। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है कौन सा शब्द? कल्प। कल्प शब्द, जो कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प शब्द, कल्प किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को। वेदांग, वेदों को समझने के लिए सहायक ग्रंथ 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, ध्वनिकी को दर्शाता है, कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त व्युत्पत्ति, छंद माप, और ज्योतिष खगोल विज्ञान को दर्शाता है। तो कौन कौन से वेदांग है? 6 वेदांग है। कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम में। कहां पर स्थित है? महाबलीपुरम में। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। कहां पर है महाबलीपुरम? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में स्थित है। तो पंचरथों में से सबसे बड़ा है ना। अगला प्रश्न है, इसको बनवाया किसने था बताइए? पल्लव शासकों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन खालिस्तान में किया गया था। कहां किया गया था आयोजन? 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहां किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, कहां किया गया था? कलकत्ता में। अब कोलकाता के नाम से इसको जाना जाता है। कहां किया गया था? सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में एक विशेष सत्र के रूप में आयोजित किया गया था। इस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन
कब हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन? 1932 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। लंदन में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए बुलाए गए थे। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच हुई थी। इस लड़ाई में बाबर विजयी हुआ था। कौन जीता था? बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं था? भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? भगत सिंह संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्र आंदोलन 1920-30 के दशक से संबंधित थे। कौन थे? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजेता। इसका तात्पर्य उन महान आत्माओं से होता है जिन्हें वासनाओं, इच्छाओं और आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। उन्हें क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है? जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है किस राज्य में? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में जौगढ़ शिला राजाज्ञा सम्राट अशोक द्वारा जारी किए गए प्रमुख शिलालेखों में से एक थी और यह उड़ीसा के जौगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है कौन सा विद्वान? राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत का समर्थन किया था, जिसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। इसके विपरीत मैक्स मूलर ने मध्य एशियाई सिद्धांत का समर्थन किया था। मैक्स मूलर ने किसका किया था? एशियाई सिद्धांत का समर्थन। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्त्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई थी, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उन्होंने अपने इस शहर का नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? कब किया था अधिकृत? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था और यह पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला कब हुआ था? 1930 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहां पर स्थित है? लखनऊ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला ने। किसने किए थे? सिराजुद्दौला ने किए थे। ब्रिटिशों के साथ
अलीनगर की संधि पर सिराजुद्दौला ने साइन किए थे। अलीनगर की संधि पर 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किए थे, साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? दीन ए इलाही किसने आरंभ किया था? दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक जो एकेश्वरवादी धर्म की शुरुआत की थी वो किसने की थी? सम्राट अकबर ने। कब की थी? 1582 में। इसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है कौन सी कथाएं? जातक कथाएं। जातक कथाएं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जातक कथाएं संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? पुरुषणी के नाम से किसको जाना जाता था? तो वैदिक काल में रावी नदी को, वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था, पुरुषणी के नाम से। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख इसी नदी के तट पर होने के रूप में किया गया है, पुरुषणी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट, इंडिया गेट फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। अगला प्रश्न है, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसको किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना थी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 1915 में खालिस्तान को लाहौर में, फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी फांसी? करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करतार सिंह सराभा को। करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिससे जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल शिलालेखों में विभिन्न प्रकार की भूमि का उल्लेख है। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी। शालाभोग विद्यालयों के रखाव के लिए और ब्रह्मोदय ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लीचंदम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी। ये सही जोड़ी हो जाएगी। ब्रह्मदेय क्या था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, मंदिरों को नहीं, ब्राह्मणों को। और शालाभोग क्या था? शालाभोग विद्यालयों के रखरखाव के लिए था। ठीक है, तो सही जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन सी, पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? कौन सा प्राचीन भारत में राजा द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरबेद बेलन। मुरबेद बेलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरबेद बेलम। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? किस गवर्नर जनरल ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में राजस्व और न्यायिक सुधारों के तहत प्रत्येक जिले में 2 अदालतें, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत स्थापित की थी। कब की थी? 1772 में हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला प्रश्न है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? कौन बना बंगाल का नवाब? सिराज उद्दौला बना था। सिराज उद्दौला बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में उनका पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। वह अगले ही वर्ष प्लासी के युद्ध में हार गया था। कब हुई थी प्लासी का युद्ध? कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट थे जिन्हें किस शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? किस शहर को डिजाइन किया था इन्होंने? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नई दिल्ली को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो एडविन लुटियंस और हरकर बेकर वे दो प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की नई राजधानी नई दिल्ली लुटियंस दिल्ली को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। 1911 में ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1782। 1782 में 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे सालवाई की संधि पर। इस संधि ने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो मैसूर पर किसने शासन किया था? बाडियार ने। बाडियार राजवंश को सौंप दिया था, क्योंकि बाडियार राजवंश को नियंत्रण सौंप दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाडियारों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। किसने किया था? इब्न बतूता ने। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। अगला प्रश्न है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरवीर की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? किस भारतीय व्यक्तित्व को बताइए? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरवीर की उपाधि प्रदान की गई, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1858 में। अगला प्रश्न है, किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। खारवेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल ने करवाया था। कहाँ के राजा थे? कलिंग की। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य की खोज करने वाला समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों के लोगों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकारों की पैरवी करना था। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहां पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो इलाहाबाद स्तंभ पर 3 विभिन्न कालों के शिलालेख हैं। सबसे पहले मौर्य काल के सम्राट अशोक के, फिर गुप्त काल के समुद्रगुप्त के, प्रयाग प्रशस्ति और अंत में मुगल काल के जहांगीर के। कहां पर है? इलाहाबाद स्तंभ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जहां पुरातात्विक साक्ष्यों में गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया था जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था?
शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। शालाभोग का क्या संबंध था? विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के अधीन मुक्ति या इक्तदार उस अधिकारी को कहा जाता था जिसे एक प्रशासनिक इकाई या भूमि राजस्व का अधिकार प्रदान किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि हस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता था, का धारक, इक्ता का धारक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। कब? 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार के दरबार में की गई थी। तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? किसने कहा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने कहा था ऐसा मरने से पहले? नाथूराम गोडसे ने। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, है ना। तो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी उनकी अस्थियों को भारत के पुनः संगठित होने के बाद सिंधु नदी में विसर्जित किया जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, छद्म नाम भानुसेन का प्रयोग किसने किया? छद्म नाम भानुसेन का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने कुछ शुरुआती बंगाली कविताओं और गीतों को लिखने के लिए भानुसेन के छद्मनाम का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर भी कहा जाता है। जिसे कौन सा मंदिर कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वीरभद्र मंदिर? पता है किसी को वीरभद्र मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेपाक्षी मंदिर वीरभद्र स्वामी को समर्पित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। यह विजयनगर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है और यह अपने अद्वितीय झूलते हुए स्तंभों के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्रद्धापूर्वक उनको यह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था फतवा ए आलमगीरी। मुस्लिम कानूनों का एक व्यापक संकलन है फतवा ए आलमगीरी, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न इस्लामी विद्वानों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? कौन सा ब्रिटिश वायसराय था एल्बर्ट बिल से संबंधित? राइट आंसर क्या होगा बताइए, किसी को पता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। तो एल्बर्ट बिल 1883-84 को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। अगला प्रश्न है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। गुरुमुखी लिपि को विकसित करने का श्रेय सिखों के
दूसरे गुरु गुरु अंगद देव को जाता है, गुरु अंगद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद। कौन से गुरु थे? सिखों के दूसरे गुरु थे, जिन्होंने ऐसे पंजाबी भाषा लिखने के लिए अपनाया था। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में बाकटक वंश का संस्थापक, तीसरी शताब्दी में बाकटक वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विंध्या शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्या शक्ति। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुर्जहोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम पर। कहां पर प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम। बुर्जहोम एक क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम में खुदाई के दौरान गर्तावासों के साथ साथ 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? अफरासियाब का वंशज बताया, किसने बताया था अपने आप को? बलबन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन ने। तो दिल्ली सल्तनत के शासक थे बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने अपनी महानता स्थापित करने के लिए स्वयं को प्राचीन ईरानी पौराणिक नायक थे जो अफरासियाब का वंशज बताया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सफ़ी परंपरा के संदर्भ में मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ था? वली शब्द क्या अर्थ था? वली शब्द का अर्थ संत या अल्लाह के करीब रहने वाले व्यक्ति से है। वली शब्द का क्या है? संत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत या अल्लाह के करीब रहने वाले इंसान, अल्लाह या फिर ईश्वर के करीब रहने वाले इंसान। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? गुप्तकालीन शासक कौन था? गुप्तकालीन शासक ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य गुप्तकालीन शासक था। विक्रमादित्य गुप्तकालीन शासक था। विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1932 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर हुआ था? लंदन में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? कौन सा धार्मिक समुदाय है? राइट आंसर हो जाएगा जैन समुदाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन समुदाय। जैन समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन समुदाय। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। अशोक का शिला अभिलेख स्थल। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। क्या ये रॉलेट अधिनियम एक्ट? अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता? जो क्या कहलाता था? गण या संघ? क्या कहलाता था? गण कहलाता था या संघ कहलाता था? अगला प्रश्न है, और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन में बताइए किसने अध्यक्षता की थी? राइट आंसर बताइए आप।
बताइए किसने की थी। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क के लिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पर जीके जीएस के स्पेशल कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें जी के जीएस तो रहेगा ही और साइंस भी शामिल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।